हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी जिसमें ईडीटी कैलकुलेशन और जीटीपीएल का कैलकुलेशन, इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आज के अपने इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू की अगर अपन बात करें कि मेल के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा, मेल से में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओवम का जो है वो फॉर्मेशन होगा। और हमको पता है कि इन दोनों का आपस में जो फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवम, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और उसके आगे फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, फिर वेरियस स्टेजेस के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पास आउट होगा और फाइनली फीटस में कन्वर्ट होकर के फिर वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होगा। तो इसके बीच में वेरियस टाइम लगता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इनिशियली स्पर्म ओवम है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद फीटस का फॉर्मेशन होगा। तो फीटस तक ये सारी चीज़ें जो है वो इनसाइड द यूट्रस जो है वो कंप्लीट रहती है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी, दैट इज द एंड्रोलॉजी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी जो है वो क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी जो है वो कहलाता है। तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एंड्रोलॉजी। अब ये तो सिंपल सा याद रह जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन, तो उससे रिलेटेड कौन सा हो गया, एंड्रोलॉजी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कौन सा हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं तो उसमें टेस्टिस मेन ऑर्गन आ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ओवेरी मेन ऑर्गन आ जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेन ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? जिनका काम गैमेट्स बनाने का है। यानी कि मेल में गैमेट क्या है सर, स्पर्म है, और फीमेल में गैमेट क्या है सर, ओवम है। तो मेल में गैमेट यानी स्पर्म बनाने का काम टेस्टिस का है, तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल के अंदर गैमेट बनाने का काम ओवेरी का है, उसी के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होगा, तो ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस मेन ऑर्गन है, फीमेल के अंदर ओवेरी। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन oogenesis की प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट रहेगा। इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम और ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम। स्पर्म जो है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। या तो एक्स होगा या वाई होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो रहेगी। तो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट, ओवम की अगर अपन बात करें फीमेल के अंदर तो वो ऑलवेज एक्स ही होगा। तो ओवम में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है सर, एक्स है। स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है सर, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। और फिर स्पर्म एक्स वाला आ रहा है कि वाई वाला आ रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ भी है और अपन यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो मोस्टली सबको पता होगी। तो स्पर्म के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम के साथ फ्यूज होता है तो फीमेल बेबी होगा, दोनों एक्स एक्स, दैट इज अ फीमेल बेबी। और मेल में कौन सा रहता है सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई होता है। तो अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है तो एक्स वाई बनेगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट क्या होगा, लड़का होगा। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन हमेशा मेल के द्वारा होगा, यानी स्पर्म से डिसाइड होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसमें फीमेल का रोल जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल का रोल जो है वो नहीं है, क्योंकि फीमेल में ऑलवेज ओवम जो है वो कौन सा रहेगा, एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। मेल में एंड्रोजन हार्मोन है जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं, और फीमेल के अंदर कौन सा हो गया, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल हार्मोन। तो विच इज मेल हार्मोन, आंसर इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। विच इज फीमेल हार्मोन, दैट इज द एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ डिफरेंसेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और कौन सा आ जाता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। और फीमेल में बात करते हैं अगर अपन तो मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और पेरिनियम, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से विजिबल है, तो ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। कौन से, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, ये सारे
इंटरनली प्रेजेंट है, बाहर से विजिबल नहीं है, तो ये कौन से इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में दो मेन आते हैं, एक ओवेरी और दूसरा कौन सा, यूट्रस। इन दोनों की ही इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में, इन दोनों के बिना प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। ओवेरी क्यों इंपॉर्टेंस है सबसे, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ओवेरी तो, क्योंकि इसी से ओवम फॉर्मेशन होगा, फॉलिकल्स जो है उसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ओवम फॉर्मेशन होता है। तो जब तक ओवम नहीं बनेगा प्रेगनेंसी की बात ही नहीं कर सकते अपन। और दूसरा यूट्रस, क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, यूट्रस के अंदर। प्रोडक्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर होगा। तो अगर ये नहीं है तो भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। तो ओवेरी और यूट्रस ये दो मेन ऑर्गन है फीमेल के अंदर, और ये दोनों इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो है वो कहलाते हैं, क्योंकि बॉडी में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि उसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए ऑर्गन कौन सा हो गया, टेस्टिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, टेस्टिस के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis की प्रोसेस जो है वो कहाँ कंप्लीट होती है, दैट इज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवेरी के अंदर जो है ये कंप्लीट होती है। तो एक कुछ डिफरेंसेस अपन मेंशन कर लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक तरफ आपको लिखना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन अपन मेंशन कर देते हैं, उसके बाद अपन ये दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं। गायनेकोलॉजी, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, गायनेकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ female reproductive system, study of female reproductive system like internal genital organ and external genital organ, ovary, uterus, fallopian tube, mons pubis, majora minora, perineum, clitoris, इन सब के बारे में स्टडी, दैट इज द गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जैसे यूट्रस के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एडिशन, ट्यूमर, इसी तरह से ओवरी की प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम, वेजाइनाइटिस वगैरह हो गया, ये सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सारा स्टडी किस में करेंगे, गायनेकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सारा किसके अंदर आएगा, गायनेकोलॉजी के अंदर आएगा। गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इसके अंदर रहते हैं, तो जो स्पेशलाइजेशन होता है दैट इज द गायनेकोलॉजिस्ट। सब्जेक्ट कौन सा हो गया, गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर गायनेकोलॉजी के अंदर सारा नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन आएगा, नॉन प्रेग्नेंट लेडी, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, एबनॉर्मेलिटी, डिजीज, वो सारा स्टडी किसके अंदर आएगा, सर गायनेकोलॉजी के अंदर आएगा। अगर प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, तो वो फिर ऑब्स्टेट्रिक के अंदर आएगा। तो दोनों में केवल एक लाइन का डिफरेंस आपको क्या याद रखना है, सर प्रेगनेंसी इज ऑब्स्टेट्रिक और नॉन प्रेग्नेंट लेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके डिसऑर्डर दैट इज अ गायनेकोलॉजी। तो जब भी नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात होगी मतलब वो गायनेकोलॉजी की बात हो रही है, और जब भी प्रेगनेंसी की बात होगी मतलब वो कौन सी होगी, ऑब्स्टेट्रिक की बात होगी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। कॉमन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें एक में नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन है और दूसरे में क्या है, प्रेगनेंसी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक, जिसको अपन ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, अपना सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ऑब्स्टेट्रिक क्या है, सर ऑब्स्टेट्रिक है स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी का स्टडी और प्रेगनेंसी का स्टडी, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सारा ऑब्स्टेट्रिक के अंदर इंक्लूड रहेगा, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, एबॉर्शन की प्रॉब्लम हो गया, हाइडेटिडिफॉर्म मोल हो गया, हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम हो गया, इन सब में क्या कंडीशन है, एक कॉमन चीज है कि सब में प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है। तो ये सारा स्टडी किसके अंदर आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। और इनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, वो अपना सब्जेक्ट हो गया ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। क्लियर है। मिडवाइफरी नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग कौन सी है, मिडवाइफरी नर्सिंग।
ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग को ही मिडवाइफरी नर्सिंग भी बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डिफरेंस है। नॉन प्रेग्नेंट लेडी इज गायनेकोलॉजी एंड प्रेगनेंसी वाली चीजें जो है वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर इंक्लूड होगी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद में लिखना है, दैट इज एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी जो है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आएगा सर, ये जो है वो एंड्रोलॉजी के अंदर आएगा। क्लियर है डिफरेंस? तो गायनी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंड्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। एक तरफ एंड्रोलॉजी लिखना है आपको, 2 कॉलम बनाने हैं, एक तरफ एंड्रोलॉजी और दूसरी तरफ कौन सा हो गया, गायनेकोलॉजी। एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। एंड्रोलॉजी अभी अपन ने दोनों की डेफिनेशन तो लिखा है, पहला पॉइंट ये लिख देते हैं, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। MRS इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड FRS शॉर्ट में मैंने लिखा है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इसके बाद में, एंड्रोलॉजी के अंदर अगर मेल में बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरी। PSO अगेन शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप फुल फॉर्म ही लिखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में अगर बात करते हैं तो टेस्टिस है और फीमेल के अंदर बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया, ओवेरी हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं सर, जिनके द्वारा गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जिनके द्वारा गैमेट बनते हैं। तो मेल गैमेट कौन सा है सर, मेल गैमेट जो है वो स्पर्म है। कौन सा है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट कौन सा है सर, फीमेल गैमेट जो है वो ओवम है। और ये बनाने का काम जिन ऑर्गन के द्वारा होता है उन्हीं ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। द ऑर्गन विच फॉर्म द गैमेट्स that is known as primary sex organ. Male gamete is sperm formed by the testis, that's why testis is the primary sex organ. Female gamete is ovum formed by the ovary, that's why ovary is the primary sex organ in the female. तो primary sex organ और male gamete और female gamete। तो testis और ovary primary sex organ है, फिर male gamete जो है वो sperm हो गया, female gamete जो है वो कौन सा हो गया, ovum। स्पर्म के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23। और ओवम के अंदर भी क्रोमोसोम्स जो है वो कितने हैं, 23 है। तो दोनों के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पर्म में भी 23 और ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स है, 23। ये जो 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है। क्या कहलाते हैं ये, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हो गया आधे, हाफ। सो दीज आर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स को अपन हैप्लॉइड बोलते हैं, आधे क्रोमोसोम है। और हैप्लॉइड को N से इंडिकेट करते हैं, N। तो N क्या है सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये आधे क्रोमोसोम्स है, तो हैप्लॉइड कहलाते हैं। आधे मतलब तो पूरे कितने सर, पूरे 46 होते हैं। ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं सर, 46 है। देखो 23 क्रोमोसोम हमको फादर से ट्रांसफर हुए और 23 क्रोमोसोम मदर से ट्रांसफर हुए। दोनों मिल करके जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बनेगा, उससे लड़का लड़की जो है वो कोई भी जो है वो डिलीवरी जो है वो होगी। तो 23 क्रोमोसोम हमको फादर से ट्रांसफर हुए, 23 क्रोमोसोम मदर से ट्रांसफर हुए। हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम है, 46 है। तो 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। कैसे हैं, डिप्लॉयड, डबल। तो उनको 2N लिखेंगे अपन, और ये आधे हैं इसलिए क्या लिखा, N से मेंशन किया। तो स्पर्म में क्रोमोसोम्स कितने हैं सर, 23 है। ओवम में भी क्रोमोसोम्स कितने हैं सर, 23 क्रोमोसोम्स है। ये जो 23 नंबर क्रोमोसोम्स है, इनको अपन 22+X ये भी हो सकता है स्पर्म के अंदर, या फिर 22+Y, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन जो है वो हो सकती है।
22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, दोनों में से कोई सा, यानी स्पर्म 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, 22 और 1 23, और 22 और 1 23, 22 प्लस वाई भी हो सकता है। स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, स्पर्म में वाई भी हो सकता है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। ओवम की अपन बात करेंगे तो ओवम में केवल एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, और वो पॉसिबिलिटी क्या है, 22 प्लस एक्स, ये ही मिलेगा, ओनली एक्स कंडीशन। तो 23 क्रोमोसोम को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये तो स्पर्म में ऐसे लिख सकते हैं, स्पर्म में एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। फीमेल में ओवम की बात करेंगे तो ओवम में हमेशा एक ही कंडीशन मिलेगी, वो कौन सी, 22 प्लस एक्स, एक ही वैरायटी रहेगी। तो देखो अगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों एक्स वाले आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स, और दोनों एक्स जो है वो लड़की होने का इंडिकेशन है। यानी कि अगर प्रोडक्ट में दोनों एक्स है, यानी स्पर्म भी एक्स वाला और ओवम तो एक्स है ही, तो अगर एक्स वाला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है तो लड़की होगी 44 प्लस एक्स एक्स, और वाई वाला स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज होता है तो फिर 44 प्लस एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई मतलब क्या हो गया, लड़का हो गया। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, स्पर्म के द्वारा डिसाइड हो रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगी। वो सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वाई क्रोमोसोम ओवम के साथ, वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है तो लड़का होता है 44 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाला ही फ्यूज हो रहा है तो दोनों एक्स, और दोनों एक्स किसको इंडिकेट करते हैं, लड़की को इंडिकेट करते हैं। डबल एक्स इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल, फर्क यही है। बाकी 44 क्रोमोसोम्स तो सेम है, इधर भी 44, ये 44, ये तो सेम ही है, फर्क यहाँ पर है, ये डबल एक्स और ये एक्स और वाई, ये वाई का फर्क है। तो वाई क्रोमोसोम मेल को इंडिकेट करेगा, और वाई क्रोमोसोम किससे आता है सर, स्पर्म से आता है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, 100% फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, फादर ही 100% रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके अंदर जो अपन ने 23 क्रोमोसोम लिखे हैं, 22 प्लस एक्स, ये 22 क्रोमोसोम, या फिर इसके अंदर ये 44 क्रोमोसोम्स, ये जो है वो 22 क्रोमोसोम तो स्पर्म के अंदर या ओवम के अंदर, या 44 क्रोमोसोम चाहे लड़का हो लड़की हो उसके अंदर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। हैप्लॉइड की बात करेंगे तो 22, और डिप्लॉइड में बात करेंगे तो 44, ये तो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। और ये एक्स वाई और ये एक्स एक्स है, ये क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स का डिसीजन इसी से होता है, इधर एक्स है या वाई है, इसलिए ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई है ये क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी के जो 22 है ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो 46 क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 44 तो ऑटोसोम्स है, और दो या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, ये क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो कहलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, एलोसोम्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो बात होगी कि मेल में टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवरी के द्वारा ओवम बनेगा। स्पर्म जो है गैमेट, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम आधे हैं, और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, कितने हैं वो 23, दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर 46 क्रोमोसोम, जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फिर डिलीवरी जो है वो प्रोसेस होगी, तो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो आ जाएगा। उसके बाद इन्फेंट, टोडलर, वो सारा पीडियाट्रिक का पार्ट हो गया। और अगर अपन डिफरेंसेस की बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट एंड्रोलॉजी के अंदर लिखना है मेल हार्मोन, एंड्रोलॉजी के अंदर लिखना है मेल हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन, मेल हार्मोन इज एंड्रोजन, और फीमेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। डिफरेंसेस कंटिन्यू करना है, मेल हार्मोन इज एंड्रोजन, फीमेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, सॉरी फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन, सॉरी male hormone androgen, androgen is testosterone, and female hormone that is estrogen, estrogen is secreted by the ovary, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल के द्वारा सिक्रीट रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल के द्वारा, और एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में ओवरी के अंदर जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स के द्वारा जो है वो रिलीज रहता है। तो मेल हार्मोन इज एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट इसके बाद मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा होगा। तो मेल में कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में कौन सी प्रोसेस होगी, oogenesis की प्रोसेस होगी। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और फीमेल के अंदर कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी, oogenesis की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, नाम से ही पता चल रहा है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और oogenesis, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, तो एक में स्पर्म का फॉर्मेशन, दूसरे के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन जो है वो रहेगा। तो इन प्रोसेस के द्वारा ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन रहता है। oogenesis की प्रोसेस फीमेल के अंदर चलती है, ओगोनियम से स्टार्टिंग होगी। किससे स्टार्टिंग होगी, यूगोनियम से। ओगोनियम से फॉर्मेशन होगा प्राइमरी oocyte का, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। एक अपन ने आपको याद हो तो पढ़ा था कि ओवेरी के अंदर 20 वीक का जो फीमेल फीटस है उसकी ओवरी में नंबर ऑफ फॉलिकल 7 मिलियन होते हैं, जन्म के समय 2 मिलियंस होते हैं, प्यूबर्टी तक आते आते 4 लाख होती है और मेनोपॉज के बाद 10,000 उससे कम हो जाती है। तो फॉलिकल्स के नंबर रहते हैं। एक्चुअली ये जो फॉलिकल्स है वो कौन सी कंडीशन में रहती है, प्राइमरी oocyte अवस्था में रहती है। तो जन्म से ही, बर्थ से ही, बाय बर्थ से ही फीमेल बेबी की ओवेरी के अंदर कौन सी अवस्था रहती है, प्राइमरी oocyte अवस्था रहती है, जन्म से पहले ही बन जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान ही ओवेरी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, प्राइमरी oocyte। और यही प्राइमरी oocyte फिर प्यूबर्टी तक रहती है। कब तक रहती है, प्यूबर्टी तक रहती है। तो सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली अवस्था कौन सी है ओवेरी के अंदर, प्राइमरी oocyte। ये सबसे लंबे समय तक जो है वो रहती है। क्लियर है। जन्म के समय ओवरी में कौन सी अवस्था है, प्राइमरी oocyte है। कब तक रहती है सर, पीरियड्स आने तक रहती है। जैसे ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, जिसका एज अपन ने पढ़ा था कि नॉर्मली 10 साल बाद पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। प्यूबर्टी की, अपन फीमेल प्यूबर्टी की बात करें, डिस्कस किया था हमने। तो फीमेल प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो फीमेल प्यूबर्टी के रेफरेंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो फिर प्यूबर्टी आती है, यानी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तब प्राइमरी oocyte जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होती है। जब प्यूबर्टी आती है, जब पीरियड शुरू होते हैं, तब प्राइमरी oocyte जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो रखना है, प्राइमरी oocyte में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n, और सेकेंडरी oocyte के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, n, 23। प्राइमरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, और सेकेंडरी oocyte के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं सर, 23 होते हैं। दैट इज द सेकेंडरी oocyte, n 23। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है, उसमें एक पोलर बॉडी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte कब बनती है सर, पीरियड स्टार्ट होने के बाद में, जब प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आती है तो प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होती है। तो प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, सेकेंडरी oocyte में कितना है, 23। तो प्राइमरी oocyte से एक तो क्या बनता है सर, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक क्या बन जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बन जाएगा। तो प्राइमरी oocyte से दो चीजें बनेगी, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी oocyte आ जाता है। सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम्स कितने हैं सर, 23 है। फिर अगर सेकेंडरी oocyte के बाद अपन बात करें आगे क्या होगा, तो आगे की अपन बात करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो, अगर नहीं होता है तो ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte ही है। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एक बन जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बन जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है सर, फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ ऑटिड बन जाएगा। एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक क्या बनेगा, ऑटिड बनेगा। oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग किससे, ओगोनियम से। ओगोनियम से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ माइटोसिस के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा। ये जो अपन ने लिखा है ओगोनियम, ओगोनियम से शुरुआत होगी, प्राइमरी oocyte बनेगा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनेगा सर, माइटोसिस के द्वारा बनेगा। कब बन जाता है, ये जन्म से पहले ही बन जाता है। तो जन्म के पहले से ही या जन्म के समय से अपन बात करेंगे तो ओवरी में कौन सी संरचना होगी सर, प्राइमरी oocyte होगा। प्राइमरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं सर, 46 है। फिर आगे प्राइमरी oocyte सबसे लंबे समय तक रहती है, कब तक, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो जाती, मतलब प्यूबर्टी आने तक। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होगा।
और एक क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम कितना, 23 क्रोमोसोम है। ओके, ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस के द्वारा होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। तो प्राइमरी oocyte से में मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी जो है वो निकल जाएगी। फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी oocyte बन गया, इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस सेकेंड होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक क्या बनेगा, ऑटिड बनेगा। ये जो ऑटिड बनता है, तो देखो सबसे पहले माइटोसिस, फिर मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी। एक सेकेंड पोलर बॉडी निकल गया और एक किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑटिड का फॉर्मेशन हुआ। ऑटिड जो है वो इमेच्योर ओवम कहलाता है। ऑटिड को इमेच्योर ओवम भी बोलते हैं। ऑटिड क्या कहलाएगा, इमेच्योर ओवम कहलाएगा। और इमेच्योर ओवम से फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम का। तो देखो सेकेंडरी oocyte से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और दूसरी तरफ ऑटिड बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवम के अंदर क्या एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा। ठीक है, क्वाइटस एक्टिविटी के द्वारा स्पर्म जो है वो किस में ट्रांसफर होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। क्वाइटस ऑर्गन कौन सा हो गया, वेजाइना फीमेल के अंदर, उसके थ्रू क्वाइटस एक्टिविटी होगी। स्पर्म जो है सीमन के साथ में वो ट्रांसफर होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होंगे। फिर स्पर्म का क्या काम है, ओवम को फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइज करना है, उसके अंदर ट्रांसफर होना है, फ्यूज होना है। तो ये स्पर्म मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब। क्योंकि फीमेल में ओवम कहाँ मिलेगा, ओवरी से रिलीज हो गया, मिलेगा कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर होंगे और फिर उसमें जाके ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, यानी ओवम के अंदर स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर होंगे, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई और किसका फॉर्मेशन होगा, सर ऑटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन, ऑटिड। ऑटिड का फॉर्मेशन होगा। ऑटिड क्या कहलाएगा, इमेच्योर ओवम कहलाएगा। तो देखो एंटर होना, फर्टिलाइजेशन हो गया। एंटर होने के बाद में फिर इन दोनों के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे। एंटर होते ही न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होंगे, कुछ टाइम लगेगा। तो एंटर होना इज फर्टिलाइजेशन और किसका फॉर्मेशन होगा, ऑटिड। ऑटिड इज इमेच्योर ओवम। तो इमेच्योर ओवम का बनना ऑटिडोजेनेसिस भी कहलाता है। तो वर्ड्स पे ध्यान देना है, oogenesis मतलब ओवम बनना, ऑटिडो यानी ऑटिड का बनना, और ऑटिड क्या है, इमेच्योर ओवम है। फिर इसके बाद कुछ टाइम में दोनों के आपस में न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, स्पर्म का न्यूक्लियाई, ओवम का न्यूक्लियाई, ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम। तो पहले इमेच्योर ओवम, इमेच्योर ओवम से किसका फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा। इस मैच्योर ओवम के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर कौन सी स्टेज आ जाएगी, जाइगोट। जब दोनों के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो वो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी निकल गया और इमेच्योर ओवम जो है वो बनेगा। क्या कहलाता है, इमेच्योर ओवम, सर ऑटिड कहलाता है। इमेच्योर ओवम से फिर क्या बनेगा, सर मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम के बाद कौन सा आएगा, जाइगोट आएगा। जाइगोट कब बनता है, सर जब दोनों के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। किसके न्यूक्लियाई, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, तब ये प्रोडक्ट क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। कितने वीक तक का प्रोडक्ट जाइगोट कहलाता है, सर फर्टिलाइजेशन से। काउंटिंग अपन कहां से करते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 सप्ताह तक का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का प्रोडक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से 2 वीक। तो एलएमपी से कितना होगा, सर देखो फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक अपन ने बोला है। तो एलएमपी से क्या होगा, सर एलएमपी क्या होता है, सर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अच्छा एलएमपी कहाँ से काउंट करते हैं, सर वो तो फर्स्ट डे जब ब्लीडिंग शुरू हुआ था वहां से काउंट करते हैं, क्योंकि लास्ट पीरियड होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो एलएमपी तो फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। ये काउंटिंग कहाँ से हो रही है, सर फर्टिलाइजेशन से। तो अगर एलएमपी से पूछेंगे तो जाइगोट कितना हो गया, सर एलएमपी से पूछेंगे तो जाइगोट जो है वो 4 सप्ताह का हो गया। कितने वीक का होगा, 4। और फर्टिलाइजेशन से पूछेंगे तो जाइगोट कितने वीक का, 2 वीक का। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। एलएमपी से पूछेंगे तो जाइगोट कितने वीक तक का, 4 वीक तक का। 2 वीक और ऐड करने पड़ेंगे
क्योंकि LMP का मतलब फर्स्ट डे से काउंट हो रहा है, जबकि अपन यहाँ पर 2 वीक लिखते हैं, वो कहाँ से काउंटिंग है, फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन से 2 वीक और LMP से 4 वीक, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक, या अपन इसको लिख सकते हैं LMP टू 4 वीक्स, LMP से 4 सप्ताह तक का प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा सर, ये प्रोडक्ट जो है वो जाइगोट जो है वो कहलाएगा। क्लियर है। फिर आपको पता है कि जाइगोट के बाद आगे नेक्स्ट कौन सी स्टेप आती है सर, जाइगोट के बाद जो है फिर एम्ब्रियो आता है। कौन सा आता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद फिर कौन सा आता है, फीटस आता है। एम्ब्रियो कितना होता है सर, 2 to 8 वीक्स होता है, 2 से 8 वीक तक का प्रोडक्ट। ये 2 वीक कहाँ से काउंट किए सर, ये वाले 2 वीक है, ठीक है। अगर ये वाले वीक होंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से 8 वीक तक का प्रोडक्ट एम्ब्रियो कहलाएगा, और लास्ट में 8 से 40 वीक तक का प्रोडक्ट जो है वो कहलाएगा फीटस। 8 to 40 वीक्स, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज फीटस। तो इस हिसाब से अपन एक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक बार फिर से सुनो, oogenesis की प्रोसेस। oogenesis की प्रोसेस में oogoनियम में माइटोसिस, समसूत्री विभाजन हुआ, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। ये प्राइमरी oocyte सबसे लंबे समय तक रहेगी, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ओवरी में बन जाती है और प्यूबर्टी तक रहेगी। प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो उससे फिर किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी में 46 क्रोमोसोम है, सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा और एक सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte से अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा, मियोसिस सेकेंड पोलर बॉडी, और एक तरफ बन जाएगा इमेच्योर ओवम, जिसको अपने ऑटिड बोला है। ऑटिड से फिर मैच्योर ओवम से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। फिर ये फीटस डिलीवरी की प्रोसेस 9 महीने के बाद कंप्लीट रहेगी और न्यूबॉर्न बेबी जो है वो डिलीवर होगा। तो ये oogenesis की प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। oogenesis की प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसमें ओवम बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की अपन बात करते हैं। तो फीमेल में किसका फॉर्मेशन हुआ, oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है, अब डिफरेंसेस को खत्म किया, आगे वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ उसी हिसाब से। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है, देखो मेल में स्पर्म बना स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, फीमेल में ओवम बना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, उसमें ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब क्वाइटस एक्टिविटी होगा तो मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेटेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय क्वाइटस एक्टिविटी। तो क्वाइटस एक्टिविटी होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी होगा, और क्वाइटस एक्टिविटी के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म सीमन के थ्रू जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होंगे फीमेल के अंदर। अकॉर्डिंग टू WHO कम से कम जो है 20 मिलियंस पर ml स्पर्म होने चाहिए, मोर देन 20 मिलियंस पर ml स्पर्म काउंट, इतना स्पर्म काउंट जो है होना चाहिए। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। तो WHO के अनुसार 1 ml सीमन के अंदर, इसका मतलब क्या है, 1 ml सीमन के अंदर 20 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 20 मिलियन 200 लाख हो गया, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म 1 ml सीमन के अंदर होने चाहिए। और अमाउंट कितना होना चाहिए, एक बार इजैकुलेशन में 4 से 5 ml अमाउंट होना चाहिए। 1 ml में 2 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म, 5 ml अमाउंट है तो 10 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म जो है वो सिंगल इजैकुलेशन में ट्रांसफर जो है वो होंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, कम से कम 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा स्पर्म जो है वो होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू WHO ही लेस देन 15 मिलियंस पर ml इजैकुलेशन, अगर 1 ml में 15 मिलियन से कम स्पर्म है तो ये कंडीशन ओलिगोजूस्पर्मिया कहलाती है। दिस इज टर्म एज ओलिगोजूस्पर्मिया। ये नंबर्स आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी आया हुआ एग्जाम के अंदर। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या है, तो काउंट कितना याद रखना है आपको, 15 मिलियन से कम। पहले का क्राइटेरिया 20 मिलियन से कम था, लेस देन 20 मिलियंस, उसमें बदलाव हुआ। अब WHO के अनुसार अब आपको कौन सा क्राइटेरिया याद रखना है, ओलिगोजूस्पर्मिया क्या कहलाएगा, ओलिगोजूस्पर्मिया सर जिसमें 15 मिलियंस पर ml से कम स्पर्म काउंट है, 15 से कम, वही कंडीशन क्या कहलाती है, ओलिगोजूस्पर्मिया कहलाता है। क्लियर है, ये तो कम वाली बात हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO
हेल्दी स्पर्म काउंट की अपन बात करते हैं तो लेस देन 200 मिलियंस पर ml स्पर्म काउंट। देखो 20 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 200 से कम होना चाहिए। ये एक एवरेज हेल्दी स्पर्म काउंट है फर्टिलाइजेशन के लिए जो जरूरी है, 20 से ज़्यादा और 200 से कम। अब अगर 15 से कम है तो उसको अपन ने क्या लिखा है, ओलिगोजूस्पर्मिया लिखा है। तो दूसरा इसी तरह से आपको याद रखना है ज़्यादा वाला। ज़्यादा वाला की अगर अपन बात करते हैं, अगर स्पर्म काउंट जो है अकॉर्डिंग टू WHO, अगर स्पर्म काउंट जो है मोर देन 350 मिलियंस पर ml, 350 से ज्यादा, ये पॉलीजोस्पर्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पॉलीजोस्पर्मिया। 15 से कम ओलिगोजूस्पर्मिया, 350 से ज्यादा जो है वो पॉलीजोस्पर्मिया। पहले का क्राइटेरिया ये है। अब इसको करेक्शन कर लेना, सॉरी, 250 से ज्यादा। पुराना क्राइटेरिया 350, नया क्राइटेरिया 250, ये आपको याद रखना है। तो स्पर्म काउंट जो है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। अगर 15 से कम है तो ओलिगो, 250 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीजूस्पर्मिया कहलाता है। तो क्वाइटस एक्टिविटी होगा और क्वाइटस एक्टिविटी के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने के बाद अब आगे कंटिन्यू एरो करके लिखना है। मिलियंस ऑफ स्पर्म हमने मेंशन किया है, इसके नीचे एरो करके कंटिन्यू करना है। मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हुआ, ये स्पर्म जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म में से विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर 1000 ऑफ स्पर्म जो है, मिलियंस में से अब कितना हो गया? 1000 ऑफ स्पर्म रीचेज इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि ओवम कहाँ प्रेजेंट है सर? ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगी सर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही कंप्लीट होगी। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से अब मूवमेंट करते हुए 1000 ऑफ स्पर्म, देखो अमाउंट ज़्यादा है लेकिन पहुंचेंगे कम ही, क्योंकि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म है उसमें किसी स्पर्म की, बहुत सारे स्पर्म ऐसे होंगे जिनकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं होगी, आकार सही नहीं होगा। बहुत सारे स्पर्म उसमें डेड भी होंगे, बहुत सारे लाइव होंगे लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो कुल मिला के उसमें खराब वाले डिफेक्टिव स्पर्म भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना हेल्दी स्पर्म होने के चांसेस क्या रहेंगे? ज़्यादा। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि सीमन बिल्कुल थिक हो जाए, और थिक हो जाएगा तो स्पर्म जो है उसके अंदर मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अति, एक्सेस और लेस, दोनों चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्पर्म काउंट हेल्दी अपन ने 20 से ज़्यादा और 200 से कम मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू WHO। तो मिलियंस में से 1000 ऑफ स्पर्म कुछ ही मिनट के अंदर मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुंच जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि ओवम वही प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इसके बाद में एरो करके कंटिन्यू करना है। 1000 ऑफ स्पर्म में से अराउंड 300 to 500 स्पर्म, 300 से 500 स्पर्म ही, देखो धीरे धीरे ये भी अमाउंट कम हो रहा है। बाकी तो वैसे ही रास्ते में इधर उधर भटक के और इधर डिस्ट्रॉय होकर के वही रह जाते हैं। ठीक है, फाइनली टारगेट तक कितना पहुंचेंगे? 300 से 500 स्पर्म पहुंचते हैं। सेम वैसे जैसे एग्जाम के टाइम की अपन बात करें, लाखों में एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, उसमें से लाखों में से फिर उसके बाद रिजेक्ट भी हो जाते हैं, गलत भर दिए उन्होंने, सही से नहीं किया था। रिजेक्ट होने के बाद कुछ हज़ारों में फॉर्म बचेंगे, हज़ारों में से बचने के बाद फाइनली एग्ज़ाम देने तक भी बहुत कम पहुंच गए, फिर उसमें सिलेक्शन कम हुए, फाइनली नौकरी भी बहुत कम ने ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे नंबर क्या होते हैं? कम होते हैं। वैसे ही मैराथन रेस की बात करें, लाखों लोग जो है उसमें दौड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ क्या है, बीच बीच में आउट होते जाते हैं, कुछ थक गए, हार गए, बैठ गए, गिर गए, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? आउट होते जाएंगे। और लास्ट विनर जो है वो केवल एक ही रहता है, जो लास्ट तक कोशिश जो है वो करते रहते हैं। तो मिलियंस में से 1000 ऑफ स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, उसके बाद में केवल 300 से 500 स्पर्म ये कहाँ तक पहुंचे? अराउंड 300 to 500 स्पर्म रीचेस अराउंड द रीचेस अप टू द ओवम, ये ओवम तक पहुंचते हैं, अप टू द सरफेस ऑफ ओवम।
तो ओवम तक केवल 300-500 स्पर्म ही पहुंचते हैं। उसमें से भी फर्टिलाइजेशन केवल एक ओवम का फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म के द्वारा? सर एक स्पर्म के द्वारा होता है, ठीक है, केवल एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा, ये नॉर्मल है। तो 300 से 500 स्पर्म पहुंचे हैं कहाँ तक? ओवम की सरफेस तक पहुंचे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब स्पर्म जो है, स्पर्म के द्वारा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है और ओवम के चारों तरफ कवरिंग होती है हाइल्यूरोनिक एसिड का। तो ये जो स्पर्म के द्वारा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम रिलीज होगा, ये ओवम के चारों तरफ की कवरिंग, हाइल्यूरोनिक एसिड की कवरिंग को ब्रेक करेगा और इसके बाद स्पर्म किसके अंदर एंटर करेगा? ओवम के अंदर जो है वो एंटर करेगा। तो 300 से 500 स्पर्म जो है वो पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए? ओवम की सरफेस तक पहुंच गए। आगे कंटिन्यू करना है। इसके बाद ओनली वन स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम, केवल एक ही स्पर्म जो है वो एंटर करेगा ओवम के अंदर, मतलब फर्टिलाइज करेगा केवल कितना? एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा। तो ओनली वन स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम थ्रू ओलेमा। एंट्री कहाँ से होगी? ओलेमा के थ्रू एंट्री होगी, ये आपको याद रखना है। ओवम के अंदर एंट्री पॉइंट दैट इज द ओलेमा, ये वो साइट है, ये वो नाम है, यहीं से स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। तो 1000 में से फिर 300 से 500 स्पर्म ओवम की सरफेस तक पहुंचे, ठीक है, ओवम इसकी सरफेस पर 300 से 500 स्पर्म तक पहुंचे। 300 से 500 स्पर्म में से भी केवल फर्टिलाइज करने का काम कितने स्पर्म के द्वारा होगा? एक ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होगा। तो ये जो एंट्री पॉइंट है जहां से स्पर्म एंटर करेगा, ये स्पर्म इसके अंदर एंटर किया, इस एंट्री पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? ऊलेमा बोलते हैं। जहां से स्पर्म एंटर करेगा उसी को ऊलेमा बोलते हैं। तो कितने स्पर्म एंटर करेंगे? एक ही स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म एंटर होने के बाद ये ऊलेमा बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म देयर इज क्लोजिंग ऑफ ऊलेमा। तो बाकी स्पर्म जो है वो सरफेस पे रह जाएंगे, वो उसके अंदर एंटर जो है वो नहीं कर पाएंगे। एब नॉर्मल केसेस में एक ओवम में 2 स्पर्म चले जाते हैं तो वो हाइडेटिडी फॉर्म मोल वाली कंडीशन हो जाती है, उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं तो एक ओवम का फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म के द्वारा होगा। एंट्री कौन से पॉइंट से होगी? सर ऊलेमा वाले पॉइंट से एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद ये ऊलेमा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। स्पर्म एंटर होने के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होता है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होने के बाद ये एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद लिखना है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म एंटर होने के बाद में, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म एंटर होने के बाद में डिपोजिशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये जो एंट्री पॉइंट है ऊलेमा, यहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होता है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, डिपोजिशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो है वो डिपोजिशन होगा और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होगा तो फिर क्लोजिंग ऑफ ऊलेमा होगा, ये ऊलेमा बंद हो जाएगा। और ये बंद होगा तो बाकी स्पर्म जो है, जो सरफेस पर अभी भी मौजूद है, उनमें से कोई भी स्पर्म अब अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो डिपोजिशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होगा तो क्लोजिंग ऑफ द ऊलेमा, ऊलेमा की क्लोजिंग होगा। अब ये प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? क्लोजिंग ऑफ ऊलेमा, ये कहलाता है जोना हार्डनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज जोना हार्डनिंग। Which process? Sir, closing of oolemma. This process is known as Jonah hardening और this process is also known as, इसी को Jonah reaction भी बोलते हैं, Jonah hardening और Jonah reaction. This process is known as Jonah hardening और Jonah reaction. ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। एंट्री होने के बाद ऊलेमा जो है वो क्लोज होता है और इसकी क्लोजिंग जो है वो क्या कहलाती है? जोना हार्डनिंग, और इसी को बोलते हैं जोना रिएक्शन। क्लियर है? तो ऊलेमा क्लोजिंग, दिस इज जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद में, अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गया, स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर हो गया, कहाँ पर? सर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट के अंदर? सर एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जोना रिएक्शन हुआ, क्लोजिंग हुआ, दिस इज फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट लिखना है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन
एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं सर? फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है सर? एम्पुला सबसे बड़ा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। फेलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर कुल लंबाई है। 4 इंचेस, 4 इंचेस, 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब। उसमें से 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर अकेला पार्ट कौन सा है? एम्पुला है। तो विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? एम्पुला। यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में है? दैट इज एम्पुलरी पार्ट। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में देखो ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है सर? 14-15 डेज पर ओवुलेशन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली अपन बोले तो 14 डेज बोलते हैं। ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो 14वें-15वें दिन ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ओवम का लाइफ स्पान केवल कितना है? 12 से 24 घंटे ही है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ ओवम? 12 to 24 आवर। इस दौरान किसी स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो ठीक है, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन की अपन बात करेंगे आगे। फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर, डिसॉल्व हो जाता है। तो ओवम की लाइफ केवल कितनी है? 12 से 24 घंटे है। इसलिए क्वाइटस एक्टिविटी की बात करते हैं तो ओवुलेशन 14 डेज पर है, तो 2-3 डेज पहले क्वाइटस एक्टिविटी होना चाहिए। 12वें 13वें दिन, 11वें 12वें दिन क्वाइटस एक्टिविटी हुआ तो पहले के जो स्पर्म है, स्पर्म फीमेल के अंदर 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। कितने दिन तक? 4 से 5 दिन। स्पर्म का लाइफ जो है वो 72 आवर्स का होता है, सॉरी 48 to 72 आवर्स का। और ओवम का कितना है? 12 से 24 घंटे का है। कुल मिला के अगर अपन बोलते हैं सिंपल वे में कि फीमेल के अंदर ओवम जो है वो, स्पर्म जो है फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जो इजैकुलेट हुए हैं, ये स्पर्म 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखो 11वें 12वें दिन, 12वें 13वें दिन क्वाइटस एक्टिविटी हुआ तो वो स्पर्म 14वें-15वें दिन तक रहेगा। और उसके बीच में ओवम आता है तो पहले से स्पर्म प्रेजेंट है, वो उसको क्या कर लेंगे? फर्टिलाइज कर लेंगे। तो प्रेगनेंसी के चांसेस को, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए नॉर्मली ये भी एडवाइस किया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के द्वारा कि अराउंड 12वें 13वें दिन क्वाइटस एक्टिविटी होना चाहिए। 14 डेज पर ओवम आएगा तो पहले से स्पर्म प्रेजेंट है, वो उसको जल्दी से फर्टिलाइज करने के चांसेस रहेंगे। उसी डेज पर, सेम डेज पर ओवुलेशन वाले दिन क्वाइटस एक्टिविटी हो या उसके अगले दिन क्वाइटस एक्टिविटी हो तो भी चांसेस जो है वो रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं कि ओवुलेशन से जस्ट पहले क्वाइटस एक्टिविटी हुआ है, उन स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट के अंदर होगा? एम्पुला वाले पार्ट के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन कौन से दिन पर होगा? 14-15th डे पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14वें-15वें दिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो एम्पुला वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट रहेगी 14-15 डेज पर। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? अब ये प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे किधर की तरफ आएगा? फेलोपियन ट्यूब में से एम्पुला से फिर स्टेमस की तरफ, स्टेमस से इंटरस्टिशियल पार्ट, और फिर किस में ट्रांसफर होगा? यूट्रस की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगा। तो देखो फेलोपियन ट्यूब, इसको अपन फेलोपियन ट्यूब अगर माने यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला पार्ट कौन सा? इंटरस्टिशियल, फिर स्टेमस, फिर एम्पुला और इनफंडिबुलम। कितने पार्ट्स हो गए? 4। तो इधर एम्पुला में ओवम प्रेजेंट था, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर इधर से यूट्रस की तरफ आना है तो फिर स्टेमस, स्टेमस से इंटरस्टिशियल, और फिर किसी अंदर एंटर हो जाएगा? यूट्रस के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में नेक्स्ट इसके बाद कंटिन्यू करना है। फर्टिलाइजेशन 14-15 डेज पर हो गया। कौन से दिन पर हो गया? 14-15 डेज पर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट। जाइगोट अपन ने 0 आवर्स काउंट कर लिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, इसको अपन ने 0 आवर्स काउंट कर लिया। क्या काउंट कर लिया? 0 आवर्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन 14-15 डेज है इसको क्या काउंट कर लिया? 0 आवर्स काउंट कर लिया। मतलब काउंटिंग यहाँ से होगी अपनी 14-15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज 0 आवर्स, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। जाइगोट बनने के बाद में फिर 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। कितनी सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा? 2 सेल। जाइगोट से फिर डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और डिवीजन की प्रोसेस में फिर 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। 2 सेल स्टेज बनेगी 30 आवर्स पर। कितने आवर्स पर बनेगी? 30 आवर्स पर। 30 आवर्स कहाँ से काउंट किया सर? 30 आवर यहाँ से काउंट किया अपन ने। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, वहां से काउंट किया अपन ने। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसके 30 घंटे पर कितनी सेल स्टेज फॉर्मेशन हो जाएगा? 2 सेल स्टेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आज फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो आज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई है तो कल वापस 12 बजे अपन बात करें तो 24 घंटे ये हो गए,
उसके बाद में शाम को 6 बजे 30 घंटे हो जाएंगे। तो कल शाम को 6 बजे 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। कितने आवर्स हो गया? 30 आवर्स। तो काउंटिंग कहाँ से किया अपन ने? फर्टिलाइजेशन से काउंटिंग किया। नेक्स्ट इसके बाद में कंटिन्यू करना है। फिर 2 से कितनी सेल बन जाएगी सर? 4 सेल स्टेज हो जाएगा। जाइगोट से 2 सेल, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, इस हिसाब से डिवीजन होगा, सेल्स के नंबर जो है वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो जाइगोट 0 आवर्स मान लिया, 2 सेल स्टेज 30 घंटे पर बनेगी। फिर 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज 40 to 50 आवर्स पर, 4 सेल स्टेज 40 से 50 घंटे पर बनेगी। 40 से 50 घंटे कहाँ से काउंट किया सर? सारा टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन से काउंट करें, जाइगोट बनने से। तो जाइगोट बनने से ही 40 से 50 घंटे पर कितना सेल स्टेज हो गया? 4 सेल स्टेज हो गया। तो 2 से 4 बनने में कितना टाइम बना? कितना टाइम लगा 2 से 4 होने में? सर ये 30 घंटे पर हो गया, ये 40 से 50, मतलब केवल 10 से 20 घंटे लगे। तो 10 से 20 घंटे में 20 सेल से कितनी हो जाएगी? सॉरी 2 सेल से कितनी हो जाएगी? 4 सेल। सर अभी तो आप 40-50, कभी 10-20 क्या बोल रहे हो आप? ये तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप फर्टिलाइजेशन से काउंट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 40 से 50 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप 2 से 4 होने में कितना टाइम पूछ रहे हो तो ये 30 घंटे पर हुआ था। इस 30 घंटे के बाद अगले 10 से 20 घंटे में कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 से 20 घंटे हो गए, लेकिन फर्टिलाइजेशन से काउंट करेंगे तो उसमें ये 30 घंटे भी जुड़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 30 से 40। तो फर्टिलाइजेशन से 40 से 50 घंटे, और 2 से 4 होने में कितना टाइम लगेगा? केवल 10 से 20 घंटे का टाइम लगेगा। तो फर्टिलाइजेशन से 2 सेल हुई 30 घंटे पर, फर्टिलाइजेशन से 4 सेल हुई 40 से 50 घंटे पर। नेक्स्ट इसके बाद में कंटिन्यू करना है। 4 से पहले 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, 8 सेल स्टेज 72 आवर्स, 72 घंटे पर 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। 72 आवर्स 8 सेल स्टेज, 72 घंटे पर ये फॉर्मेशन होगा। 72 घंटे मतलब 3 दिन हो गया। 3 दिन अगेन काउंटिंग कहाँ से है? फर्टिलाइजेशन से ही है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के जाइगोट बना था, वहां से लेकर के 3 दिन में 72 घंटे में 8 सेल स्टेज बनेगी। जैसे आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो 3 दिन बाद 72 घंटे बाद में, ठीक है, 72 घंटे बाद की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सेल स्टेज बन जाएगी। कितनी सेल हो गई? 8। 4 से 8 होने में कितना टाइम लगा सर? 40-50 ये था, 72 घंटे ये है, तो 40-30 32, 22 से 32 घंटे का टाइम लगा 8 सेल स्टेज होने में। तो यहाँ से कितना? फर्टिलाइजेशन, सारा टाइम फर्टिलाइजेशन से लिखा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 3 दिन पर 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। अच्छा इसमें एक साथ इसमें ये और ऐड करना है, ये जो 2 सेल स्टेज बना कितने घंटे पर? 30 आवर्स पर, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। 2 सेल स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट। फिर 2 से 4 सेल, 4 सेल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, 8 सेल स्टेज का भी कोई पर्टिकुलर नाम जो है वो नहीं है। तो 2 सेल स्टेज क्या कहलाती है? सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने में कितना टाइम लगता है सर? 30 घंटे का टाइम लगता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट है? 2 सेल स्टेज हो गया। तो 0 से 2, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, कितने घंटे पर हो गया? 72 आवर्स पर। नेक्स्ट इसके बाद में 8 सेल के बाद आ जाएगा 16 सेल स्टेज, 16 सेल्स स्टेज। ये 96 आवर्स पर इसका फॉर्मेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन से 16 सेल स्टेज बनने में 96 आवर्स, 4 दिन हो गया। 96 आवर्स कितना हो गया? 4 दिन हो गया। तो आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो 4 दिन बाद 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दिस 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरूला। 2 सेल वाली क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। 16 सेल वाली स्टेज क्या कहलाएगी सर? मोरूला कहलाएगा। 16 सेल स्टेज। क्लियर है? यहां से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने से लेकर के ये 16 सेल स्टेज तक वाली कंडीशन, ये 16 सेल स्टेज वाली तक की जो कंडीशन है, ये सारी प्रोसेस किस में कंप्लीट होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंप्लीट होती है। किस में कंप्लीट होती है? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो मोरूला कहाँ बनता है सर? मोरूला फैलोपियन ट्यूब में बनता है। एम्पुला नहीं बोल रहा हूँ मैं, फैलोपियन ट्यूब बोल रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे दिन पास होते जाएंगे आगे खिसकता जाएगा। एम्पुला से निकल के स्टमस, स्टमस से निकल के इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल से निकल के फिर यूट्रस में आएगा। तो आगे ट्रांसफर होता रहेगा यूट्रस की तरफ, और वैसे वैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज बनता रहेगा। तो ये जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ?
फैलोपियन ट्यूब एम्पुला वाले पार्ट में। फिर धीरे धीरे डेज निकलते जाएंगे, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फाइनली 16 सेल स्टेज कहाँ बनती है? मोरुला में। तो यहाँ तक तो ये सारी प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना है, 16 सेल स्टेज मोरुला बना, ये सारी प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा सर कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है, ओवरऑल तो अभी भी जाइगोट ही है, 2 वीक तक जाइगोट ही कहलाएगा। सेल्स के नंबर की बात करें तो वो अलग अलग हो रहे हैं, डिवीजन होकर के बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो अभी भी प्रोडक्ट क्या है? 2 वीक तक जाइगोट ही कहलाएगा। तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो 3 से 4 दिन तक कहाँ रहता है सर? फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। क्या फायदा है? ये 3 से 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में है तो और टाइम मिल रहा है यूट्रस को। यूट्रस को किस चीज़ के लिए टाइम मिल रहा है? प्रिपेयर होने के लिए। एंडोमेट्रियम थोड़ा और प्रिपेयर हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाएगी तो फायदा है, इम्प्लांटेशन अच्छे से हो पाएगा। तो 3 से 4 दिन तक, फर्टिलाइजेशन के बाद भी 3 से 4 दिन तक प्रोडक्ट कहाँ रहेगा सर? फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? यूट्रस को मिलेगा। यूट्रस और प्रिपेयर हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी तो इम्प्लांटेशन अच्छे से होने के चांसेस रहेंगे। मतलब सारी चीजें प्रेगनेंसी के फेवर में रहेगी। क्लियर है? तो मोरुला का फॉर्मेशन कहाँ हुआ सर? मोरुला का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये मोरुला जो फैलोपियन ट्यूब में बना है, ये मोरुला अब एंटर करेगा किसके अंदर? यूटेराइन कैविटी के अंदर एंटर करेगा। तो नाउ दिस मोरुला 16 cell stage, this morula enters into the uterine cavity, enters into the यूटेराइन कैविटी। अब यूटेराइन कैविटी में आएगा सर। यूटेराइन कैविटी में क्यों आएगा? क्योंकि इम्प्लांटेशन होना है। अब आगे कौन सी, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है सर? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। तो प्रोडक्ट किधर ट्रांसफर होगा? यूट्रस में। कौन ट्रांसफर कर रहा है इसको? जाइगोट नॉन मूवेबल होता है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकते, खुद मूवमेंट नहीं हो सकते। तो फैलोपियन ट्यूब में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया, वो सीलिया इसको मूवमेंट करते हुए कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो सीलियरी मूवमेंट के द्वारा जाइगोट किस में आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में आ जाएगा। तो यूट्रस में आएगा वो कौन सी अवस्था आएगी? 16 सेल स्टेज आएगा सर मोरुला। ये मोरुला एंटर करेगा किसके अंदर? यूटेराइन कैविटी के अंदर एंटर करेगा। यूटेराइन कैविटी में आने के बाद में ये मोरुला यूटेराइन कैविटी में आ गया, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर। नाउ दिस मोरुला एंटर्स इनटू द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी में आने के बाद में ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टोसिस्ट। करेक्शन कर लेना, सॉरी, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। और उधर जो 2 सेल स्टेज अपन ने लिखा था, 2 सेल स्टेज, दिस इज ब्लास्टोमियर। इसको भी करेक्शन कर लेना, सॉरी, ब्लास्टोमियर। 2 सेल स्टेज इज ब्लास्टोमियर, 16 सेल स्टेज इज मोरुला। और मोरुला यूट्राइन कैविटी में आने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट रहेगा। इसको करेक्शन कर लेना, 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर कहलाता है। और मोरुला यूट्राइन कैविटी में आने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन जो है वो रहेगा। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनती है सर? ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ये जो मोरुला है, जिसके अंदर, मोरुला के अंदर 16 सेल वाली अवस्था को अपन मोरुला बोलते हैं। कितने सेल वाले? 16 सेल। ये जो मोरुला है, इस मोरुला में प्रत्येक सेल के चारों तरफ, ये सारी सेल्स हो गई, इस मोरुला में 16 से लेकर के 64 सेल्स तक हो सकती है। यहाँ मैंने डायग्राम के हिसाब से कम ही है, आप काउंट करोगे तो कम दिखेगा। 16 से 64 सेल्स तक इसके अंदर हो सकती है। तो ये जो सेल्स है, इनमें प्रत्येक सेल के चारों तरफ म्यूकस का कवरिंग होता है। किसका कवरिंग होगा? म्यूकस का। तो अब यही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? म्यूकस कवरिंग अराउंड द इंडिविजुअल सेल्स। म्यूकस की कवरिंग होगा, और म्यूकस की कवरिंग होने पर ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहलाता है। म्यूकस कवरिंग अराउंड द इंडिविजुअल सेल।
प्रत्येक सेल के चारों तरफ म्यूकस का कवरिंग होगा, और म्यूकस का कवरिंग होगा तो अब यही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा सर, अब यही प्रोडक्ट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। तो मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट में बस फर्क इतना सा है, मोरूला में प्रत्येक सेल के चारों तरफ म्यूकस कवरिंग नहीं है, यूट्रस में आने के बाद प्रत्येक सेल के चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग होती है। अब मोरूला प्रोडक्ट ही किस क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। प्रत्येक सेल के चारों तरफ म्यूकस का कवरिंग हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अब जो है ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके चारों तरफ का जो कवरिंग है, ये कवरिंग इज जोना पेल्यूसिडा। कौन सी कवरिंग है, जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा अब डिसअपियर होगी। तो एक बार फिर से डायग्राम को बनाते हैं। मोरूला किस में एंटर हुआ सर, मोरूला जो है वो एंटर हो गया किसके अंदर, यूटेराइन कैविटी में। मोरूला एंटर्स इनटू द यूटेराइन कैविटी। इस मोरूला के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितना सर, मोरूला के अंदर जो है 16 से लेकर के 64 सेल्स तक हो सकती है। तो 16 से 64 सेल्स तक मोरूला के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। मोरूला यूट्रस में आने के बाद इस मोरूला के चारों तरफ अब म्यूकस का कवरिंग होगा। यूट्रस में आने के बाद प्रत्येक सेल के चारों तरफ, इंडिविजुअल सेल्स के चारों तरफ किसका कवरिंग होगा सर, म्यूकस का कवरिंग होगा। और म्यूकस का कवरिंग होगा तो अब यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है सर, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा ये प्रोडक्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में अब इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ की जो कवरिंग है, कौन सी कवरिंग, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। इसके चारों तरफ की कवरिंग जोना पेल्यूसिडा, ये कवरिंग जो है वो डिसअपियर होगी। ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ की कवरिंग दैट इज जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो क्या होगी, डिसअपियर होगी। तो नेक्स्ट स्टेप लिखना है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में डिसअपियरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा, डिसअपियरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा का जो कवरिंग है ये डिसअपियर होगी, डिसअपियरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा। इधर देखिए, दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा की कवरिंग जो है ये डिसअपियर होगी। डिसअपियरेंस ऑफ द जोना पेल्यूसिडा। यहां पर वन लाइनर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोना पेल्यूसिडा का डिसअपियर होना, डिसअपियरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा का डिसअपियर होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज जोना हैचिंग। जोना पेल्यूसिडा का डिसअपियर होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज जोना हैचिंग। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इससे पहले अपन ने लिखा था ओ लेमा का बंद होना, दिस इज जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन, दैट वाज जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन। और जोना पेल्यूसिडा का डिसअपियर होना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, जोना हैचिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगा, जोना हैचिंग। जोना हार्डनिंग की प्रोसेस एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में होती है, जोना हैचिंग की प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है, यूटेराइन कैविटी के अंदर कंप्लीट होती है। तो 5वें छठे दिन 5 to 6th डे, 5वें छठे दिन ये जोना हैचिंग की प्रोसेस होती है। 5वां छठा दिन काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं सर, फर्टिलाइजेशन से ही काउंटिंग कर रहे हैं अपन। तो फर्टिलाइजेशन से 5वें छठे दिन ये जोना हैचिंग की प्रोसेस होगी। तो देखो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसमें 30 घंटे पर 2 सेल, फिर जाइगोट से 40-50 घंटे पर 4 सेल, फिर जाइगोट बनने से 72 घंटे पर 8 सेल, जाइगोट बनने से 96 आवर्स 4 दिन पर 16 सेल स्टेज मोरूला का फॉर्मेशन हुआ। मोरूला फिर किस में आया, यूटेराइन कैविटी के अंदर आया। फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, इंडिविजुअल सेल के चारों तरफ म्यूकस का कवरिंग। फिर 5वें दिन जो है वो 5वें छठे दिन जोना पेल्यूसिडा जो है वो डिसअपियर हुआ। जोना पेल्यूसिडा का डिसअपियर होना क्या कहलाता है सर, जोना हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जोना हैचिंग, डिसअपियरेंस। 5वें छठे दिन ये प्रोसेस हुई। काउंटिंग अभी भी कहां से कर रहे हैं सर, फर्टिलाइजेशन से ही काउंटिंग कर रहे हैं 5वां छठा दिन। तो एलएमपी से पूछते हैं तो 14 दिन और ऐड कर लो उसमें,
तो LMP से 14 पूछते हैं तो 14 दिन और ऐड करेंगे तो लगभग 19 से 20वें दिन ये जो जोना हैचिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। वो पीरियड शुरू होने से काउंट किया, फर्टिलाइजेशन से 5वें 6ठे दिन। जोना हैचिंग होने के बाद अब इम्प्लांटेशन होगा। नाउ इम्प्लांटेशन स्टार्टेड। अब इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होगा। हैचिंग होने के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन अपर यूटेराइन सेगमेंट। कौन से सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन होगा? अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अपर सेगमेंट में होगा, आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर। या तो एंटीरियर इम्प्लांटेशन होगा या फिर पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन होगा। तो नाउ इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर। इम्प्लांटेशन या तो एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा, दोनों में से कोई सा भी हो, दोनों ही नॉर्मल है। एंटीरियर भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर भी नॉर्मल है, दोनों अलग अलग दे रखे हैं। प्रायोरिटी आपका आंसर कौन सा रहेगा? पोस्टीरियर साइड। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, इम्प्लांटेशन मोस्ट कॉमनली होता है एंटीरियर साइड ऑफ अपर यूट्राइन सेगमेंट और पोस्टीरियर साइड ऑफ अपर यूट्राइन सेगमेंट, दोनों अलग अलग। दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी दोनों में से ज़्यादा अपन चूज करेंगे वो कौन सा हो गया? पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन हो गया। तो एक एंटीरियर और एक कौन सा? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन, पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, दोनों में से ही आपको चूज करना है। तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कौन से दिन पर स्टार्ट हुई? 5वें 6ठे दिन स्टार्ट हुआ। जोना पेलिसिडा डिसअपियर हुआ और उसके बाद ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 5वें 6ठे दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद इम्प्लांटेशन स्टार्ट होने के बाद 10वें 11वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो इसके नीचे एरो करके नेक्स्ट लाइन लिखना है, इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड। इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड 10 to 11th डे। 10वें 11वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो लगभग इम्प्लांटेशन होने में 4-5 दिन का टाइम लगता है। अगर ये नहीं है आंसर में तो आपको लिखना है 7 दिन इम्प्लांटेशन, 7वें 8वें दिन, 10वां 11वां दिन नहीं है, 7वें 8वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट रहती है। लगभग 4 से 5 दिन इम्प्लांटेशन को पूरा होने में लगते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से सुनो। क्वाइटस एक्टिविटी के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हुए इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें से 1000 ऑफ स्पर्म कहाँ पहुंचेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेंगे। उसके बाद उसमें से भी 300 से 500 स्पर्म वो पहुंचेंगे कहाँ पर? रीचेस अराउंड द ओवम सरफेस। उसके बाद केवल एक स्पर्म ऊल एमा से एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होगा, ऊल एमा बंद हो जाएगा। बंद होने की प्रोसेस जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना। जाइगोट के बाद 30 घंटे पर 2 सेल स्टेज, 40-50 घंटे पर 4 सेल, 72 घंटे पर 8 सेल, 96 आवर्स पर 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। 2 सेल स्टेज इज ब्लास्टोमियर, 16 सेल स्टेज इज मोरूला। अब यहाँ तक तो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगा। फिर मोरूला एंटर करेगा यूटेराइन कैविटी के अंदर। यूटेराइन कैविटी में आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। इंडिविजुअल सेल के चारों तरफ म्यूकस का कवरिंग होगा। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में नेक्स्ट इसके बाद होगा जोना हैचिंग का प्रोसेस, यानी जोना पेलिसिडा जो है वो क्या होगी? डिसअपियर होगी। इसके बाद इम्प्लांटेशन अपर यूट्राइन सेगमेंट, एंटीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर यूटेराइन सेगमेंट। और 5वें 6ठे दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। 10वें 11वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम निडेशन और नाइडेशन, वॉटएवर जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, इम्प्लांटेशन को ही निडेशन और नाइडेशन भी बोलते हैं। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम होगा। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? यूटेराइन कैविटी में, अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर होगा। एंटीरियर भी हो सकता है और पोस्टीरियर भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन। क्लियर है? यहाँ तक हो गया इम्प्लांटेशन की बात। अब इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले ही कुछ और प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके द्वारा एक एम्ब्रियो और दूसरा कौन सा? फीटस का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो से फीटस और एक तरफ प्लेसेंटा, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है प्रेगनेंसी का, प्लेसेंटा, उसका फॉर्मेशन जो है वो रहेगा। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिएगा। अगले लेक्चर में वापस अपन मिलते हैं।